शकुंतला बाई के कोठे पर आज अलग ही चहल पहल थी। वहां बैठा आदमी उस हॉल की रौनक को बढ़ा रहा था। वह कोई आम आदमी नहीं था। हवाएं आज ठंडी चल रही थी। फैन की चरचराहट उस चुप्पी में और भी तेज लग रही थी। और लंबे सोफे पर अकड़ा बैठा, अपने दोनों कोहनियां घुटनों पर लगाए, उंगलियां मोड़े बैठा था। तभी वहां पर एक कमसीन लड़की, आंखों में लाली थी, ऐसी लाली जो रात भर के रोने से नहीं, अंदर कोई चीज टूटने की वजह से थी। कुछ पल रुकी और शब्दों में सांस भरी, जैसे हर सांस के साथ कोई याद फिर सीने में घुस रही हो। कुछ पलों के बाद दरवाजे के पास खनकती चूड़ियों की आवाज आई। एक चमकीले कपड़ों में लिपटी लड़की शर्मीली सी उसके पास आकर बैठ गई थी और वह सिर झुकाए बोली, सर, लड़की तैयार है, बिल्कुल अनछुई है, आपके लिए खास मंगवाई गई है। वह सर उठाए बिना सिर्फ एक ठंडी निगाहें उस पर डालकर रह गया और जेब से हजार हजार के नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसकी तरफ देखते हुए ठंडे शब्दों में बोला, ढंग का कपड़ा पहन कर आओ मेरे सामने। इस तरह कपड़े सिर्फ कमरे के अंदर मौजूद लड़कियां पहनती हैं। अब मैंने तुम्हें खरीद लिया है और जो मैं कहूँगा वही कपड़े तुम पहनोगी। उसका शब्द तीखा था, बस वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं था। वह जवाब के इंतजार किए बिना उठकर खड़ा हुआ, कुछ पल में कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुलते ही मानो बिल्कुल ठिठक गया था। कमरे की हल्की फैली रोशनी में एक 8 साल की लड़की खड़ी थी, चेहरा मासूम, जैसे अभी अभी स्कूल बैग उतार कर आई हो। हाथ बेचैनी से दुपट्टे के मुड़े हुए किनारों को पकड़े खड़ी थी। आंखों में डर इतना गहरा कि कमरे के कोने में भी कांपता हुआ महसूस हो रहा था। मानव ने दरवाजा बंद किया, उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कपड़ों को छूने ही वाली थी कि वह लड़की कांपती हुई एकदम से पीछे हटी थी, लेकिन दुपट्टा मानव के हाथ में आ चुका था। मेरे कपड़े उतारोगे तो आपको बहुत पाप लगेगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मुझे गंदा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरा दुपट्टा वापस करो प्लीज। मानव पल भर को रुका सा रह गया। उसके शब्दों ने जैसे उसे थप्पड़ मारा हो। उसने धीरे से दुपट्टा उठाया, लड़की के सीने पर फैला दिया। अब वो पूरी तरह से उसे देख रहा था। चांद सा खूबसूरत चेहरा, आंखें मोटी मोटी। ये मंजर नहीं था जिसके लिए वो यहाँ आया था। वह तो अपनी पत्नी के धोखे की गंदगी को भूलने के लिए यहाँ आया था, और यहाँ उसके सामने ये लड़की बिल्कुल बेगुनाह खड़ी थी। यहाँ मौजूद लड़कियाँ अपनी मर्जी से अपना जिस्म आने वाले आदमी को सौंप देती हैं, मगर यहाँ तो कोई और ही थी। और उसको देखते हुए बोला, मेरे बाद कोई और आएगा तो क्या करोगी? उसके शब्दों में पहली बार सख्ती नहीं थी। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे यहाँ से निकाल लो सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं 10वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने जबरदस्ती मुझे किडनैप किया था। मैं बेगुनाह हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद करो। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा, आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। मानव ने गहरी सांस ली और एकदम आगे बढ़कर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंशिका है, वह हिचकिचाते हुए बोली। मानव ने नजरें झुकाकर सिर हिलाया, जैसे किसी मुश्किल फैसले पर मुहर लगा रहा हो। ठीक है, चुप से बैठ जाओ, दुपट्टा संभाल लो, मैं अभी पंडित जी को बुलाकर तुमसे शादी कर लेता हूँ। तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, उसके अलावा तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। वंशिका के चेहरे पर डर और हैरानी अजीब सा फैला हुआ था। वह उसको देखते हुए बेचैन शब्दों में बोली, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े लग रहे हैं। उसका शब्द मासूमियत से भरा हुआ था। मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ 18 साल की लड़की हूँ। मानव सख्ती से नहीं, बल्कि थके हुए इंसान की तरह बोला, शादी के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी, वरना हर रोज हर एक नए आदमी के बिस्तर पर तुम्हें भेज दिया जाएगा। इज्जत की जिंदगी बिताना चाहती हो या फिर ये गंदगी भरी जिंदगी चाहिए? फैसला अब तुम खुद कर सकती हो। लड़की का गला रुंध सा गया। कुछ पल उसने चुप से अपने दुपट्टे को उंगली में फंसाकर घबराकर सर हिलाया। ठीक है सर, मैं कर लूंगी आपसे शादी, मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं ऐसी गंदी जगह पर नहीं रहना चाहती। मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। मानव ने हल्का सा सिर हिलाया। आंखों में अजीब सी नमी थी। तो तैयार रहना, मैं अभी आता हूँ। वह मुड़कर दरवाज़ा खोलता। कदम मजबूत थे मगर दिल भारी थे और बाहर चलता चला गया। कमरे में सिर्फ वंशिका की सिसकने की आवाज़ रह गई थी और वह कांपता हुआ दुपट्टा जो अभी उसके हाथों में सहारा ढूंढ रहा था।
कुछ देर बाद हॉल की हवा में अभी भी वैसा ही सन्नाटा था। दीवारों पर लटके बल्ब रोशनी छोड़ रहे थे, जिसमें हर चीज के साए लंबे थके हुए महसूस होते थे। मानो सोफे के किनारे पर बैठा आगे की तरफ झुका हुआ था, जैसे उसके दिमाग में कई फैसले तैयार हो रहे हों। सामने शकुंतला बाई अपने रोब और गुरूर में बैठी थी, चूड़ियां बजाती बेफिक्र से उसे देख रही थी और उसको देखते हुए गंभीर शब्दों में बोली, 60 लाख लगेंगे इस लड़की को यहाँ से ले जाने में। तो ठीक है, 60 लाख में डील डन कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा उस लड़की से कोई संबंध नहीं होगा, न परेशान करोगी, न मिलने की हिम्मत करना। और अगर तुमने ऐसा कोई भी काम करने की हिम्मत की, याद रखना तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मानव का शब्द गुस्से में भरा हुआ था। सिर्फ फैसला। शकुंतला बाई के होठों पर हल्की सी चालाकी की मुस्कुराहट आ गई थी। 60 लाख के बाद तो हम इस लड़की का नाम भी नहीं लेंगे। आप बस पैसे दे दो, लड़की आपकी हो गई। हमने ऐसी कई तरह की डील की है, मगर इतना पैसा हमें किसी से नहीं मिला। तुम्हारी औरत यहाँ पर कभी आई थी, इस बारे में यहाँ या कहीं भी कोई बात नहीं होगी। इस बात से तुम बेफिक्र रहो। मानव गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। कैश लोगी या? शकुंतला बाई आंख दबाकर बोली, कैश। आधा ट्रांसफर कैश में कर देना। अब कुछ पैसे हमारे हाथ में भी तो हो, इंसान को खुशी मिलती है। तुम समझ रहे हो ना साहब, हम क्या कहना चाहते हैं? वह बेअसर सर हिलाकर बोला, पंडित जी आ रहे हैं, अभी शादी करूंगा और आज ही यहाँ से सारे बंधन बनाकर बाहर निकलूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी होने वाली पत्नी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत की या फिर उसकी बात की, ये पैसे भी वापस लूंगा और तुम्हारा ये बदनाम कोठा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। शकुंतला बाई ने खनकती चूड़ियां बजा दी। जैसा आपको अच्छा लगे साहब, हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक से हो, अच्छे से बीत जाए। चाहे हमारी तरफ से ना कभी पहले आपको कोई शिकायत मिली है और ना आज आपको शिकायत मिलेगी, ये वादा है मेरा। हॉल में कुछ मिनट और ज्यादा खामोशी हो गई। मानव का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, मगर आंखों में फैसला लिखा हुआ था। कुछ देर के बाद एक हल्की सी खटखटाहट दरवाजे पर पड़ी। 2 बूढ़े आदमी धोती पहने, माथे पर तिलक लगाए वहां पहुंच चुके थे। मंडप सजाया जा चुका था। पंडित जी ने अपनी रस्म शुरू कर दी थी। पंडित जी का पैर छूते उनका आशीर्वाद लेते हुए पंडित जी ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोले, मानव साहब, इस जगह पर बुलाया है आपने, सब ठीक तो है ना? पंडित जी को अजीब सी घबराहट हो रही थी। आज से पहले इन गलियों से कभी गए भी नहीं थे, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन मानव ने आज उन्हें उस बदनाम गली की सबसे बदनाम बिल्डिंग में खड़ा करवा दिया था। मानव ने एक पल को नजर झुकाई, फिर संभल कर बोला, हाँ सब ठीक है पंडित जी, मुझे अभी शादी करनी है इस लड़की से, वह अंदर है। पंडित जी ने बड़ी आराम से सर हिला दिया, जी जी बिल्कुल, बुला लो उसे, हम इंतजाम कर लेते हैं। उन्होंने बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाया था। मानव के सामने बात करने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, इसलिए पंडित जी भी अपने शब्दों को बड़ी संभाल कर बोल रहे थे। मानव ने अपने आदमी को इशारा किया, फिर दुल्हन को वहां बुलाया गया था और पंडित जी ने कार्यक्रम शुरू किया था। पंडित जी ने अपने कुछ मंत्र पढ़े थे, उन दोनों का जयमाला हुआ था और फिर बड़े साधारण तरीके से फेरे डलवाकर शादी को संपन्न किया गया था। कुछ पलों के बाद हल्की सी गुनगुनाहट हॉल में गूंज गई थी। लाल दुपट्टे चेहरे पर झुकाए वंशिका धीरे कदमों से अंदर आई। उसकी उंगलियां दुपट्टे के किनारों पर सिमटी हुई थी। वो मानव के बराबर में बैठ गई थी, इस तरह जैसे खुद को बचा रही हो, दुनिया से नहीं, अपने डर से। हॉल में पल भर को पूरी चुप्पी छा गई थी। लड़कियां हसरत भरी नजरों से वंशिका को देख रही थी, जो उसके साथ आई थी। इज्जत से ही विदा होकर उस बदनाम कोठे से जा रही थी, एक ऐसे आदमी के साथ जिसके नाम से ही हर आदमी कांपता था। पंडित जी ने पहले मानव को देखा। मानव ने हल्के सिर के इशारे से परमिशन दे दी थी। पंडित जी ने नरम लेकिन साफ शब्दों में सारे मंत्र पढ़ाए थे। शादी संपन्न करवाई गई थी। बस सिर्फ उस लड़की को आज़ाद करने के लिए ये रिश्ता जोड़ दिया गया था। पंडित जी ने कागज पर साइन किए, क्योंकि वह कानूनी तौर से भी शादी करना चाहता था। हॉल में एक अजीब सी चुप्पी फैली थी, जो किसी कैद के टूटने पर किसी जिम्मेदारी की शुरुआत के बीच खड़ी होती है। वंशिका के हाथ कांप रहे थे। मानव ने बस इतना कहा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उस एक शब्द ने उसकी सारी टूटी हुई आंसुओं में सुकून की पहली हल्की बूंद भर दी थी।
शादी पूरी होने के बाद पंडित जी ने अपनी दान दक्षिणा ली और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मानव खड़ा हो गया था। साथ शकुंतला बाई भी खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे किसी भी चालाकियों ने षड्यंत्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। याद रखना, मैं अपने परिवार की औरतों को लेकर हद से ज्यादा ही जज्बाती रहता हूँ। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। शकुंतला बाई ने सिर झुका लिया था, जबकि वंशिका का हाथ थामे सीधा बाहर की तरफ बढ़ गए थे। उसके आदमियों ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे खोले थे, जबकि वह चुपचाप उसमें बैठकर अपने फ्लैट की तरफ सवार हो गया था। इरादा तो हवेली में जाने का था, मगर फिर कुछ सोचकर वहां जाने से अपने कदम रोक लिए थे और फिर वह अपने फ्लैट की तरफ चला गया था। एक लंबी सफर के बाद गाड़ी एक झटके से एक बिल्डिंग के सामने रुकी थी, जबकि वह चुप से अंदर की तरफ बढ़ गया था। वह भी पीछे पीछे उसके हुक्म को मानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके कदमों से कदम मिलाना मुमकिन नहीं था। फ्लैट की लॉबी में दाखिल होते वक्त वंशिका के कदमों में डर की एक लहर दौड़ी थी। मानो के कदमों में एक अजीब सी चुप्पी थी और थोड़ी दूरी थी। लिफ्ट के आईने में दोनों के चेहरे एक पल को झिलमिलाए थे। लॉबी में दाखिल होते वक्त वंशिका के कदमों में डर की लहर थी। वह थका हुआ लग रहा था, दूसरा बिल्कुल डरा हुआ। दरवाजा खोलते ही सीधे छठी मंजिल के कॉर्नर वाले फ्लैट में दाखिल हो गए थे। अंदर दाखिल होते फ्लैट की चुप्पी ने उस लड़की का डर जैसे और बढ़ा दिया था। हल्की सफ़ेद रोशनी, सफाई से सजा हुआ गहरे नीले सोफे, गिलास टेबल पर पड़ी हुई, खूबसूरती से सजाकर रखा गया था। किताबें, सब कुछ इतना अच्छे से रखा गया था। वह अपने कदम भी पूरे नहीं रख पा रही थी। मानव ने जूते रैक पर रखे और पलटे बिना बोला, ये बेडरूम है, जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। वंशिका ने बस धीरे से सर हिलाया और चुप से कमरे में चली गई थी। कमरा खुला हुआ था, सफ़ेद पर्दे हवा में हिल रहे थे। बेड साफ सुथरा था, तकिया बराबर में रखे हुए थे। उस माहौल में उसे लग रहा था जैसे दीवारें उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ रही हो। वो बेड के किनारे पर बैठकर अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। हाथों की कपकपाहट उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ मिनट के बाद दरवाजा खुला। मानव अंदर आया तो वह जल्दी से उठ खड़ी हो गई थी, ऐसे जैसे उसे डर हो, बैठे बैठे भी कोई गलती ना हो जाए। मानव ने उसकी घबराहट देखकर नजरें नरम की, मगर शब्द सीधा रखा था। अब शादी हो चुकी है, उम्मीद है अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी सवाल करने हैं। वंशिका ने नजर जमीन पर गाड़ दी। जी बोलिए। कमरे में कुछ पल बिल्कुल चुपी रही। बाहर शहर की ट्रैफिक हल्की सी आवाज आ रही थी। मानव ने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी कहानी के हर झूठ, हर सच को अलग अलग पहचान कर रहा हो। सच सच बताओ, तुम किडनैप हुई थी या अपनी मर्जी से कोठे पर पहुंची थी? यहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, मैं सच सुनना चाहता हूँ। इतना याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी सच्चाई को निकालना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर झूठ का सहारा लेना। पल भर में मानव के तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर सांस भरी। मैं बहुत अच्छे परिवार की लड़की हूँ, लेकिन मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था। उसकी आवाज़ पहले ही शब्द पर टूट गई थी। फेसबुक पर एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसने कहा था वो मुझे एक्टिंग सिखाएगा और मुझे सीरियलों में काम दिलवाएगा। उसने कहा कि घर से भाग आओ। मैं अपने घर वालों से बहुत छुपाकर उस लड़के पर विश्वास कर बैठी। उसकी बात मान ली थी। वह धीरे धीरे रो रही थी। वो मुझे ऑडिशन के बहाने कोठे पर ले गया था। झूठ बोलकर वहां पहुंचते ही वो पैसे लेकर चला गया था। मुझे 2 दिन से उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। खाने को भी कुछ नहीं दे रहे थे। आज कहा था कि अगर मैं किसी और के साथ, उसका गला बंद हो गया था, किसी का बिस्तर सजाऊंगी तो खाने को मिलेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। भगवान नाराज होते हैं, ये सब पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मैं बहुत अच्छे परिवार की और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, तो मैं कैसे उनका नाम डुबो सकती हूँ? मानो उसे खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे पर तरस नहीं था, बस एक अधूरा सा दुख था, जैसे उस लड़की की भूल से ज्यादा इस दुनिया की सच्चाई पर उसे अफसोस हो रहा हो। भूख लग रही है, वह बेहद नरमी से बोला था। वंशिका ने जल्दी से सर नामे हिलाया, जैसे हाँ कहना भी पाप हो। खैर, मानव ने गहरी सांस भरी। बैठ जाओ, मैं खाना मंगवा देता हूँ। मुझे मालूम है तुम 2 दिन से भूखी हो, तो जरूर अब बर्दाश्त नहीं हो रही होगी।
वह धीरे से बेड पर बैठ गई। उसने मना करना जरूरी नहीं समझा। उसे सच में उस वक्त भूख लगी हुई थी। मना करने की बिल्कुल हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने अपनी शर्म को एक तरफ रखा। चुपचाप खाने पर अपनी भलाई समझी। मानव दरवाजे की तरफ जाते हुए रुक गया, पलट कर बोला, और एक बात, अब तुम यहाँ हो, ये मेरा घर है, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं ये रिश्ता आज ही जोड़ूंगा, तुम इसे स्वीकार करोगी। मानव की बात सुनते उसके कान की लौ तक लाल हो गई थी, लेकिन इस बार वह जवाब नहीं दे सकी थी। बस सिर हाँ में हिला दिया था, जैसे वह सब कुछ स्वीकार करना चाह रही हो। मानव कमरे से निकल गया था। पहली बार उस फ्लैट की चुप्पी वंशिका को किसी कैद की नहीं लग रही थी, ये प्यार वाली महसूस हो रही थी। कुछ ही देर के बाद वह खाना लेकर हाजिर हो गया था, जबकि उसको एक एक निवाला किसी अंगारे की तरह लग रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से ही खाना खत्म किया। परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा था। वह कोई 22 या 25 साल की लड़की नहीं थी, बल्कि 18 साल की मासूम सी लड़की थी, जिसके लिए अभी ये सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। खाना बड़े प्यार से खा रही थी। उसको देखते हुए बोला, अब आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। वह उसको कहना चाहती थी कि अब आप मेरे साथ रिश्ता जोड़ सकते हो, लेकिन उसने अपने होठों को बंद ही रखा था। वक्त कभी न थमती है और न कभी थम पाएगी। अगली सुबह का सूरज अब उग चुका था। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पर्दों के किनारों से अंदर को आ रही थी। फ्लैट में एक अजीब सी चुप्पी सी चहल पहल थी, ना बहुत तेज थी ना बहुत कम, बस इतनी कि वह लड़की के बेचैन दिल को जगा गई थी। वंशिका की आंख नींद और थकान के बीच झूल रही थी। कुछ पलों तक वह सीधी लेटी रही, जैसे दिमाग अपनी जगह पर वापस लौट रहा हो। फिर अचानक उसके होश हवास लौटे थे। वह झटके से उठकर बैठ गई थी। उसके सामने ही मानव खड़ा था, सफेद शर्ट की कमीजों को ऊपर मोड़ा हुआ था और अपने ट्रेवल बैग में बड़ी सावधानी से कपड़े रख रहा था। उसकी हरकत चुप्पी थी पर तेज थी, जैसे वह किसी अंदरूनी दर्द में बिजी हो। वंशिका अब उसे देखकर बड़ी घबराकर बोली थी, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? अब डर के मारे उसका दिल बंद होने को करीब आ गया था। वह और ज्यादा बोलती, अगर आप रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो मेरी तरफ से मना नहीं है, मगर प्लीज मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहकावे में आ गई थी। मानव ने हाथ रोक कर उसकी तरफ देखा, फिर सुकून भरे शब्दों में कहा, तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, साथ ही लेकर जा रहा हूँ, कपड़े रख रहा हूँ, बस हवेली के लिए निकलेंगे। ये घर सिर्फ मेरे आराम करने की जगह थी। मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, जहाँ पर मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार के लोग रहते हैं। वह हैरानी से पलकें झुकाने लगी। कौन सी हवेली? आपने मुझे बताया नहीं, आप कौन हैं? रात को कहा था कि आज रात मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, मगर खाना खाकर बोल दिया सो जाओ। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही, आप क्या चाहते हैं? वह सच में अब उसके हर अंदाज पर उलझ रही थी। मानव बैग की जिप खींचते हुए बोला, मैंने इसलिए मना किया था कि तुम दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन याद रखना ये सिर्फ कल के लिए था। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। रात में तुम्हारे करीब आऊँगा हर कीमत पर, ये मेरा अधिकार है, तो तुम मुझे मेरा अधिकार लेने से नहीं रोक सकती हो। खैर उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लगवा दिया है, बाहर डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया है, साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। वह हल्की परेशान होती बोली, किसने बनाया? कौन आया था इस घर में? वह एक पल के लिए डर सी गई थी। मानव ने एक पल उसे देखा, जैसे उसे पहली बार उसकी मासूमियत महसूस हो रही हो। मैं मानव हूँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मेरे नीचे कई कंपनियां काम करती है और ये सब नाश्ता एक नौकरानी बना गई है। अब तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, हमें जल्दी निकलना होगा। वंशिका धीरे से उठी, दुपट्टा संभाला, कुछ कदम आगे बढ़ाकर रुक गई थी। एक बात पूछूं आपसे? मानव साहब, वह हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ रुका था। कहो। वंशिका ने कुछ पल चुप्पी में बिताए थे, जैसे हिम्मत इकट्ठी कर रही हो। फिर बोली, आपकी उम्र तो मुझसे ज्यादा लगती है, जैसे आप 35 साल के हो, तो आप शादीशुदा होंगे ना? आपकी पहली पत्नी? मानव का चेहरा पल भर को बेरंग हो गया था, जैसे किसी ने पुराने जख्म की सिलाई खोल दी हो। ये तुम्हारी समस्या नहीं, ये मेरी समस्या है। वह धीरे से मगर मजबूत शब्दों में बोला, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पता होना चाहिए आपकी जिंदगी में कौन है और कौन था। वह अधिकार जताते हुए बोली थी। मानव ने नजर उठाकर उसकी तरफ ऐसे देखा, जैसे ये फैसला कर रहा हो बताए या न बताए। फिर उसकी आवाज धीमी और कड़वी निकल रही थी, मगर गुस्से में थी। पहली पत्नी नहीं रही,
अपने आशिक के साथ धोखा देकर भाग गई है। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़कर डिवोर्स भी दे दी है। कुछ और सुनना है? वंशिका के होंठ कांपने लगे थे। उसने जल्दी सर झुका लिया था। मेरा इरादा आपका जख्म छेड़ने का नहीं था। वह और ज्यादा कुछ कह पाती इससे पहले ही मानव ने थोड़े शब्दों में कहा, जाओ चेंज करो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। वह पलटने ही लगा था कि ठहर कर एक और बात सीधे शब्दों में बोला, और रही बात शारीरिक संबंध बनाने की, तो बात तो मैं आज पूरा दिन तुम्हारे पास रहूंगा। खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लेना। रात को मैं तुम्हारे साथ वह सारा संबंध बनाऊंगा। एक बार फिर अपनी बात दोहराया था। उसके शब्दों में सीधा ऐलान था, जैसे वह अपने अधिकार का फैसला सुना रहा हो। वंशिका का चेहरा खो सा गया था। वह तेजी से जी जी कहकर जल्दी से वॉशरूम में गायब हो गई थी। दरवाजा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली। एक ऐसी सांस जो डर और शर्मिंदगी और नई जिंदगी के भारी बोझ से भरी हुई थी। बाहर मानव फ्लैट की खामोशी में खड़ा कुछ पल तक सोचता रहा, जैसे किस्मत ने एक बार फिर उसे एक अनचाहा रिश्ता थमा दिया हो, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। नाश्ता चुप्पी से ही खाया गया था और फिर वह उसे लिए सीधा हवेली के तरफ निकल पड़ा था। एक लंबा सफर तय करने के बाद वे दोनों हवेली पहुंच चुके थे। आंगन में गाड़ी रुकी थी। एक झटके के साथ उसका जिस्म आगे हुआ, जैसे जमीन ने एक पल को सांस रोक ली हो। बाहर चुप्पी थी, मगर अंदर उसके दिल की धड़कन बड़ी तेज चल रही थी। मानव ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आधा मुंह उसकी तरफ मोड़ा और सख्त आवाज में बोला, हवेली के अंदर बहुत सी जुबानें चलेंगी, तुम चुप रहना। जो कहना है मैं खुद ही संभाल लूंगा और कहूंगा। वह डर कर सिर झुका गई। बस इतना कहा जी। उसके शब्दों में डर कम, लेकिन आने वाली दुनिया की तूफान का इंतजार था। मानव ने हाथ बढ़ाया, जैसे उसके अंदर दाखिल होने का अधिकार उसके हाथ की पकड़ में था। वह हाथ थामे धीरे कदमों से गाड़ी से उतरी। सामने हवेली का भारी सा दरवाजा, ऊंची लंबी हाइट, दूर तक फैला आंगन। उसे एक पल को लगा कि ये जगह सांस लेने से पहले उसे तौल लेती हो। अंदर कदम रखा था। हॉल में बैठे लोग जल्दी उठ खड़े हो गए। निगाहें सीधी थी। सब उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे और उसके आसपास एक अजीब सा दबाव उठ रहा था। वह मानव के पीछे थी, जैसे खुद को उसकी पीठ से छुपा रही हो। मानव की नज़र एक औरत पर टिक गई थी। ऊंचा कद, आंखों में चुभती हुई शक्ति। वह थोड़ी खुद पर हिम्मत इकट्ठा कर रही थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही मानव की आवाज हॉल में गूंजी थी, ये औरत मेरी हवेली में क्या कर रही है और ये किसके परमिशन से यहाँ आई है और इसे अंदर आने किसने दिया? उसका बस नहीं चल रहा था सामने मौजूद लड़की का गला ही दबा दे। उसके शब्दों के वजन ने पूरे हॉल को जमा दिया था। वह चौंक कर पीछे हटी। उसकी उंगलियां मानव के पकड़ में और भी सख्त हो गई थी। तुलसी देवी जल्दी आगे बढ़ी। आवाज में घबराहट थी, मगर अंदाजा में माँ की मोहब्बत झलक रही थी। मानव बेटा, गुस्सा मत करो, वह सिर्फ अपना सामान लेने आई है। मानव ने तेवरी चढ़ाकर ललिता देवी की तरफ देखा। अब क्यों आई है? कौन सा सामान? सब मैंने खरीदा था। ललिता के होठों पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उभर आई थी। बहुत खूब मानव, एक दिन में ही दूसरी शादी? मानव हंसा था। बस उसके चेहरे पर और ज्यादा नफरत का साया उतर आया था। मानव उसे इस हवेली में ले आया है। वह नौकरानी के पीछे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह हवेली उसके लिए एक नया घर है या एक नई परीक्षा? इसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्या मानव उसके साथ अपना नया संबंध जोड़ पाएगा या नहीं? और आखिरकार वंशिका की सच्चाई जो वंशिका बता रही थी वही है या कुछ और? आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।